हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। कल आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है ना? चलिए, इसके लिए एक फाइनल प्री बोर्ड 12th एक एग्ज़ाम, मतलब एक पूरा पूरा सैम्पल पेपर कर लेते हैं, जिससे कि आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कल का पेपर कैसा होगा। क्वेश्चंस क्या होंगे वो तो सब कॉपी नोट्स और एनसीईआरटी जो भी बुक्स हैं हमारी, जो हमने पढ़ा हुआ वर्कशीट्स वगैरह की हुई हैं, उनमें से होंगे, उनके जैसे होंगे। लेकिन पैटर्न क्या होगा, किस टाइप से पूछेगा वो, तो एक पेपर कर ले रहे हैं जिससे कि हमें उसका आइडिया हो जाए। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए, देखिए आप सेक्शन ए से स्टार्ट कर सकते हैं, बी से, सी से, किसी से भी कर सकते हैं, बट एक सेक्शन पूरा कंप्लीट करिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक क्वेश्चन सेक्शन ए में से कर दिया, अब फिर दूसरा क्वेश्चन करने के लिए हम सेक्शन डी में पहुंच जाएंगे, फिर सेक्शन बी पर आएंगे, फिर ई पर पहुंच जाएंगे। सीधे तो टीचर चेक करने वाले चेक नहीं कर पाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा उसका। आप कोई सा भी एक सेक्शन ले लो, कंप्लीट करो उसको, फिर उसके बाद किसी दूसरे सेक्शन पे जाओ, उसको पूरा कंप्लीट करो। सेक्शन डाल दीजिए कौन सा सेक्शन आप कर रहे हैं। आ गया कि नहीं आ गया सबको समझ में? अगर आपको लगता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, टाइम ज़्यादा खा रहे हैं, एक नंबर मिलेगा आपको। अगर पीछे वाला सेक्शन करना है, आप लास्ट सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, पीछे से स्टार्ट कर दीजिए, सेक्शन डालते जाइए। हमने सेक्शन कौन सा वाला पहले किया है, आ गया कि नहीं आ गया सबको समझ में? तो देखते जाएंगे सारे लोग फटाफट से, एक एक करके इन सारे के सारे क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों? तो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है बताइए? फॉर एनी मैट्रिक्स ए आई जे सी आई जे डिनोट द को फैक्टर्स, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इस पूरे की पूरे टर्म की वैल्यू कितनी होगी। सारे बच्चों को पता है ये एक प्रॉपर्टी होती है, याद है कि नहीं याद है? अगर हम किसी भी रो के या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स लें और किसी दूसरे रो के या कॉलम के हम कोफैक्टर्स लें, समझ में आ गया ना? रो कोई और है, कोफैक्टर किसी और रो के हैं, या कॉलम कोई और है और कोफैक्टर किसी दूसरे कॉलम के हैं, तो पक्का उसका सम करके जो आंसर आता है वो कितना आता है? जीरो। ये सीधे सीधे प्रॉपर्टी लिखिए। क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी हमने कॉपी में लिखी थी, उसको आप सीधे सीधे देख सकते हैं। आ गया कि नहीं? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है किसी को। आ गया कि नहीं आ गया बता दिए। मैं आपको आंसर देता जाऊंगा, इनके आंसर्स आप देखते जाना। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? बोलो बेटा। तो इसमें कुछ नहीं करना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सब जानते हैं। 17। ओके, निकालते जाना, कर लेना। मैं आपको बताता जा रहा हूँ कैसे करना है, आंसर्स बताता जा रहा हूँ, बट उनको कंप्लीट कर लेना। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अगर मैं पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा, समझाऊंगा, सब कुछ लिखूंगा, तो ये वीडियो 4 घंटे की बनेगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो आपको बताता जा रहा हूँ कैसे करना है, इसको कंप्लीट आप कर सकते हैं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी, मेरे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। दोनों का मॉडुलस कैसा है? सेम है। सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। थीटा कितना बताइए? 60 डिग्री का है। ठीक है बच्चों? स्केलर प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना है बोलिए? 9/2 है। तो वो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द टू वेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? बहुत ईजी बात है। ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाइए आप। ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। आ गया कि नहीं आ गया? अब क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आ गया कि नहीं आ गया? तो हम क्या लिखेंगे बताइए? ए डॉट बी के प्लेस पर तो 9/2 लिखेंगे। ठीक है। और मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो आप इसे मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और cos 60 लिख देंगे। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर 9, तो मॉडुलस ऑफ ए कितना आएगा? 3 या प्लस माइनस 3? अरे मॉडुलस निकालना है, प्लस माइनस कैसे आ जाएगा? ओनली +3 आएगा। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? बोलो यार, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए बच्चों। तो मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी दोनों सेम होंगे, कितने होंगे? 3 होंगे। Come to the next question, that is question number 4. f(x = x square sin 1/x where x not equals to 0. आप इसको एक प्रॉपर्टी की तरह याद रखिए। ये वाला फंक्शन जब भी आपके पास आएगा और x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो पक्का कंटिन्यूस होता है वो x = 0 पे, तो वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है बोलिए? 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए? अरे बोलो, पक्का समझ में आ रहा है? यस सर, नो सर, जो कुछ बोलना है बोलते जाइए, याद रखिए इस टॉपिक को। आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन किए थे 0 to a f(x dx) वाले। तो क्या करते थे बताइए? अपर लिमिट माइनस एक्स वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है आपको? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 0 to a f(x dx) जब होता है
तब हम 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। आगे आगे नहीं आगे बताइए, लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही ये आपका i था, अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा दूं तो ये तो एक मिनट के लिए मान लीजिए, चलिए ये तो आपका i है, i इज इक्वल टू ये आपको दिया हुआ है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं इसमें अपर लिमिट माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा दूं तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 से लेके 2 पाई डी एक्स अपॉन कितना होगा बताइए। सबको समझ में आ गया बेटा, यहाँ तक सबको आगे बता दीजिए फटाफट से, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन ई रेस पावर, बोलो बच्चों, ई रेस पावर साइन 2 पाई माइनस एक्स और जे प्लस का 1, यही तो लिखेंगे। बताइए लिखेंगे नहीं, साइन 2 पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, साइन 360 माइनस थीटा, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ना, बोलते क्यों नहीं हो यार। तो इसे क्या लिखेंगे, 0 से लेके 2 पाई इंटी 0 से लेके 2 पाई डी एक्स ई रेस पावर साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और जे प्लस का 1। तो इसे क्या लिख देंगे, 0 से 2 पाई डी एक्स, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ई रेस पावर साइन एक्स और जे प्लस का 1। तो बताइए आई की वैल्यू कितनी निकलेगी, 0 से लेके 2 पाई और जे कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके ई रेस पावर साइन एक्स और 1 प्लस ई रेस पावर साइन एक्स डी एक्स। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है ना, चाहो तो इसे 1 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे कुछ मत मान लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आ गया कि नहीं आ गया, हमें जरूरत तो इसकी पड़ेगी, नहीं आया समझ में, अरे बोलो आ गया कि नहीं आ गया, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बोलो भाई, है ना। तो चलो 1 ही मान लो यार, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, है ना। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करेंगे तो बोलिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से लेके कितना 2 पाई, बोलो बेटा 0 से लेके 2 पाई, इस ऊपर वाले में कितना आ रहा था 1 अपॉन ई रेस पावर साइन एक्स प्लस 1, और इसमें कितना था ई रेस पावर साइन एक्स अपॉन ई रेस पावर साइन एक्स प्लस 1 और ये डी एक्स। तो बोलो कितना हो गया ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई, इनको ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, 1 डी एक्स। नहीं आया समझ में, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स का मतलब कितना 2 पाई, तो i की वैल्यू कितनी आएगी, फिर पाई आ जाएगी, i इज इक्वल टू पाई, पाई इसमें ऑप्शन होगा, दिस इज द ऑप्शन। सबको आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, फटाफट से देखते जाइए, जल्दी जल्दी, ये पूरा की पूरा पेपर में आपके लिए लेके आ गया कि नहीं आ गया बताइए, आ गया ना, अरे बोलो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको, बोल दीजिए। तो इसने बोला है, इसने m एन एन आर द ऑर्डर एंड डिग्री, m का मतलब ऑर्डर, n का मतलब डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, तो आपको ये पता लगाना है कि m प्लस n की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री कितना होगा। इसका ऑर्डर कितना है 2, मतलब मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, और जो डिफरेंशिएशन की पावर कितनी है 2, तो मतलब m भी 2 प्लस n भी 2, तो मिला के कितना हुआ 4। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए, बोलो बेटा सबको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा था कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिकल रीजन ऑफ एन एलपीपी आर दिस। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, कॉर्नर पॉइंट्स हैं। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और f जो है आपके पास वो ये है 4x प्लस 6y, है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f अकर्स एट, मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर आएगी, तो ये तो बहुत ईजी बात है, आप एक टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे पॉइंट्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ एक्स, यानी कि f वाला फंक्शन लिख दो, f कितना था 4x प्लस 6y, ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकालते जाओ, इस पर निकालो 3,0 पर निकालो, ये x है और ये y है, वैल्यू पुट करते जाओ। नहीं आया समझ में, आंसर देता जा रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो आपका जो मिनिमम आंसर आएगा वो 2 पॉइंट पर आएगा। कौन कौन से पे, एक तो 0,2 पे और एक 3,0 पे। इन दोनों पॉइंट पर आपका मिनिमम आंसर आ रहा होगा, तो हम लिख देंगे कि भैया 0,2 और 3,0 इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी, इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स पर, ऑल द पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी। नहीं समझ में आया बताइए, समझ में आ गया ना। एक तरह से आपसे यही पूछ सकता है कि कितने सारे पॉइंट्स पॉसिबल थे, तो इसमें आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि 2 पॉइंट के ऊपर एक जैसी वैल्यू निकली थी इसलिए।
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 वाले में आपसे कह रहा है बच्चों, 8 वाले में आपसे क्या कह रहा है बताइए। 8 वाले में आपसे कह रहा है कि प्रोजेक्शन निकालो। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 मिनट के लिए आप इसे a मान लो और इसको वेक्टर b मान लो। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला था a डॉट b अपॉन मॉडुलस ऑफ a और मॉडुलस ऑफ b। आ गया कि नहीं आ गया। इसको जब सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना तो आपको आता है, सॉरी ये एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ऑन दिस ऑन द वेक्टर दिस, इस वाले वेक्टर के ऊपर, तो इस वाले वेक्टर को नीचे लिखेंगे a डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ b। ऑन a तो नीचे a लिख देंगे। नहीं समझ में आया बताइए। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 10 अपॉन अंडर रूट 6। 10 अपॉन रूट 6, दिस इज द फर्स्ट वाला आंसर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये एक इंटीग्रेशन है। अब ये इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी वाला है, इसको अलग अलग कर लो। अलग अलग कैसे लिखेंगे बताइए। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। एक एक पावर कट जाएगी, है ना। ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि सेक स्क्वायर एक्स बचेगा। ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कोसेक स्क्वायर एक्स बचेगा। तो सेक स्क्वायर एक्स यानी कि 10x आएगा, पहले 10x आएगा प्लस का, तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। 10x प्लस का आएगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इसका कितना इंटीग्रेशन निकलेगा कोसेक स्क्वायर एक्स का। इसका कितना निकलेगा बताइए। कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया ना, कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया ना, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स होता है, तो कॉट ये वाला आएगा, ये वाला। आ गया कि नहीं आ गया बताइए। अरे बोलो, नहीं आया समझ में। दिस इज द आंसर। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है ये, इसमें कुछ नहीं करना, केवल एक्स का मल्टीप्लाई करिए, एक लाइन लिखनी है बस। 2x 3x प्लस माइनस का y और ये हो गया 10, सॉरी ये हो गया 10 और ये हो गया 5। ऐड करके कंपेयर कर लेना, है ना। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। x निकालना तो आपको आता है ना, x निकाल लेना बेटा, इसका 3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये फेसिबल रीजन यानी कि सेटेड रीजन ऑफ एलपीपी शोन इन द गिवन फिगर। ओके बच्चों, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z ये है 0.4x प्लस वाई। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकलेगी, तो वही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया था, वैसे तो निकलेगा, है ना। यहाँ पर एक तरफ पॉइंट्स लिख लो और यहाँ पर z लिख लो। z की वैल्यू कितनी है 0.4x प्लस का y। तो कॉर्नर ये आपका फेसिबल रीजन है पूरा की पूरा, ये पूरा, है ना। कॉर्नर पॉइंट कितने दिख रहे हैं आपको 0.40 30-20 और एक 0-0 है और एक 40-0 है। एक 0-0 है ना। इन सारे पॉइंट पर आप जेड निकाल लो। नहीं आया समझ में, जेड निकालते जाओ तो 41 इसका आंसर आ रहा होगा। वो सब मैंने सॉल्व कर लिए हैं सारे, है ना, क्योंकि मैंने पहले से ही सॉल्व कर लिया था ये पूरा पेपर। क्योंकि अगर मैं आपके साथ साथ सॉल्व करूंगा तो पूरे के पूरे पेपर को, अभी तो छोटे क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो 2-2 पेज के, फिर वो पूरा पेपर 4 घंटे में सॉल्व हो पाएगा। इसलिए आपको हिंट देता जा रहा हूँ और सॉल्यूशन के आंसर देता जा रहा हूँ। प्लीज़ सॉल्व जरूर कर लेना। आ गया कि नहीं आ गया। इसका आंसर 41 आ जाएगा आपके पास। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेना, ये आपके पास आ ही जाएगा। 12th वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है ना। -13 इसका आंसर आएगा, वो निकाल लेना। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर्मूला था डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ पावर n-1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है, 3 ऑर्डर का तो 2 हो गया, 16 आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। नहीं आया समझ में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। इवेंट्स ए एंड बी, 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पी ए की वैल्यू ये है, पी बी की वैल्यू ये है, पी नॉट ए पी नॉट बी चाहिए आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। सबको आ गया ना बेटा, पक्का बोल दीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। सबको आ रहा है ना, तो देखते जाइए। आपको क्या निकालना है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, आपको निकालना है क्या, पी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। तो क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम इसे पी नॉट बी लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है, मैंने प्रूव किया था, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो पी नॉट ए और पी नॉट बी ये दोनों भी इंडिपेंडेंट ही होते हैं।
प्रूफ किया था कि नहीं किया था क्वेश्चन? एक क्वेश्चन किया था मैंने कॉपी में, 3 पार्ट थे, ये क्वेश्चन हमने प्रूफ किया था। और पी नॉट ए का मतलब 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी बी। सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। निकाल लेना बच्चों इसका 2/9 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पहले मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया है, आपके लिए आंसर मुझे निकालने हैं मैंने सारे, जिससे कि आपको सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। डी ऑफ डी एक्स इजिकल टू कितना, वाई साइन 2x, वाई 0 इजिकल टू 1, देन द सॉल्यूशन इज। इसका सॉल्यूशन कितना होगा? आपको शक्ल देख के लग रहा है, शक्ल देख के लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताइए कौन सी फॉर्म है ये डिफरेंशियल इक्वेशन की? डिफरेंशियल इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है कि नहीं है? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है ना। तो क्या लिखेंगे बोलिए? डी वाई अपॉन वाई, डी वाई अपॉन वाई और इजिकल टू साइन 2x dx, साइन 2x और ये dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? आंसर बता दूं? आंसर बता दूं क्या? अरे बोलिए। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें वाई 0 इजिकल टू 1 ये भी लिखना पड़ेगा, x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 1, जिससे कि आपकी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए। आ गया कि नहीं आ गया? तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा दैट इज y इजिकल टू ई रेज पावर साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज द आंसर, y इजिकल टू ई रेज पावर साइन स्क्वायर एक्स। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल दीजिए। 16 पर आइए। 16 वाला क्वेश्चन ये है, y इजिकल टू दिस, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ये तो डायरेक्ट आंसर है बेटा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, ये तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा होगा। ये तो वैसे ही बहुत ईजी क्वेश्चन है। आंसर बता दूं आपको डायरेक्ट? इसका डायरेक्ट आपका जो आंसर आएगा दैट इज माइनस वाई, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाएगा, वापस यही आंसर आ जाएगा 2 बार करने से, है ना। साइन उल्टे हो जाएंगे, बस कॉस का माइनस साइन आ जाएगा, साइन का कॉस होगा तो माइनस वाई आ जाएगा। ओके बेटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा था इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ए बी। इस लाइन के पैरेलल किसी एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? सबसे पहले आप ये चेक करिए एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट +1 है कि नहीं है। बिल्कुल सही जवाब, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट +1 ही हैं। तो इसका मतलब नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, एक 1, एक -2 और एक 4, 1 -2 और एक 4, 1 -2 और एक 4। दिस इज द आंसर। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा बीटा गामा क्या बताइए? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। आपको ध्यान है ये क्वेश्चन कॉपी में हो रहा है, कॉपी में हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए? तो क्या लिखेंगे बताइए? आपके पास एक फॉर्मूला था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इन सबको साइन में चेंज कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो इन सबको उठा के इधर भेज देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा इसका। ये रहा। नहीं आया समझ में? बोलते नहीं हो यार। नेक्स्ट बारी आती है आपकी असर्शंस एंड रीजन की। असर्शन एंड रीजन सारे बच्चे देखें। अगर सबको बेटा क्या स्टार्ट करना है हमको? असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो ये तो आप सारे लोग जानते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपको ए पर टिक मारना है। ए और आर सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता तो बी पे मारना है। ए सही है बी गलत है तो सी पे मारना है। ए गलत है और बी मतलब रीजन सही है तो आपको डी पर मारना है, ठीक है ना। पढ़िए क्वेश्चंस। पहला वाला क्वेश्चन है आपके पास, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दिस देन इट्स वेक्टर इक्वेशन इज दिस। तो चेक करना जरा, 5 -4 और 6 से तो पास हो रही है, 5 -4 6 से पास हो रही है, ये वाला पार्ट सही है ना। पैरेलल वेक्टर 372 होगा, 372 लिखा हुआ है, यानी कि ये बिल्कुल सही बात कह रहा है ना। इसका रीजन क्या कह रहा है? दूसरी बात सुनिए, द कार्टेशियन इक्वेशन लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, इस वाले पॉइंट से पास हो रही है, एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, और इस वाली लाइन के पैरेलल है, उसकी इक्वेशन ये होगी। अरे भाई इस पॉइंट से पास हो रही है तो x+2 लिखेंगे ना, इसमें तो x+3 लिख रहा है, यानी कि ये गलत है, यानी कि ये वाला सही है ये वाला गलत है। इसका ऑप्शन कितना होगा? सी। अब दूसरी बात आती है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन सेकंड इनवर्स 2x इज दिस। सेकंड इनवर्स x का डोमेन ये होता है। अब मुझे सेकंड इनवर्स थीटा का बताइए, सेकंड इनवर्स थीटा का कितना होता है बताइए? सेकंड इनवर्स थीटा की वैल्यू छोटी या इक्वल होती है -1 से, और सेकंड इनवर्स थीटा की वैल्यू ग्रेटर होती है +1 से। आगे कि नहीं आगे बताइए? थीटा का मतलब कितना?
2x। अब लेकिन हमें चेक किसका करना है, सेक इनवर्स 2x का चेक करना है। तो सेक इनवर्स 2x की वैल्यू ये, तो फिर x कितना हुआ -1, मतलब हाफ हो जाएगा ना इसका। ये थीटा में होता है तब इतना होता है, 2x में ये तो फिर x में तो हाफ होगा, हाफ होगा कि नहीं होगा। तो मतलब -1 से छोटी वैल्यू -1, तो मतलब ये 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 से छोटी वैल्यू आ जाएंगी। नहीं समझ में आया, 1/2 छोटी वैल्यू का मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। आ गया कि नहीं आ गया। और प्लस 1/2, ये थीटा का मतलब 2 थीटा का मतलब 2x 1/1 से बड़ा है, तो x जब निकालेंगे तो 2 का डिवाइड 1/2 से बड़ा होगा। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और सेकंड वर्स -2 की वैल्यू -5/4, तो ये गलत लिखा हुआ है। गलत क्यों लिखा है बताइए, क्योंकि जो रेंज होती है सेकंड वर्स फंक्शन की, सेकंड वर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है बताइए, 0 से लेके पाई तक होती है, मैंने आपको बताया था। लेकिन एक एंगल नहीं होता इसमें, कौन सा वाला बोलिए, π/2 वाला। नहीं समझ में आया, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सेक में निकालेंगे तो वो नॉट डिफाइंड में आएगा, इसलिए आएगा नहीं, छोड़ दीजिए इसको। तो 0 से पाई होती है, लेकिन ये तो -π/4 है, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो गलत लिखा हुआ है। आ गया कि नहीं आ गया, गलत लिखा हुआ ना, तो इसका भी सी ऑप्शन ही होगा। आ गया कि नहीं आ गया, ए सही है, दूसरा वाला गलत है। आगे आते हैं सेक्शन बी पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको। आपको ये प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट, आपको ध्यान होगा, और अदिति ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था एक बार। अदिति ने पूछा था कि सर ये कैसे करते हैं, क्लास में जब पढ़ा रहा था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन क्लास की कॉपी में हो रहा है, क्लास वर्क की कॉपी में हो रहा है, आपको याद होगा, आपने कॉपी पढ़ी, आपको आता होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू है। आ गया कि नहीं आ गया, तो ये आपको प्रूव करना है ना। हिंट दे दे रहा हूँ दोबारा से, कॉपी में लिखा हुआ उसको याद कर लीजिए, ठीक है कि ठीक है। अगर रियल नंबर का सेट है, ये थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, है ना, ये रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर था और ये भी रियल नंबर था। 1.1 की इमेज जो बनेगी वो 1 पर बनेगी, 1.2 की इमेज जो बनेगी वो भी 1 पर ही बनेगी। नहीं आया समझ में। 2.3 की इमेज जो बनेगी वो 2 पर बनेगी, और 2.4 की जो इमेज बनेगी वो भी 2 पर ही बनेगी। लेकिन इसके बीच में जो 1.5 आया होगा उसका क्या, 1.5 पे तो किसी की भी इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। नहीं आया समझ में, आ गया कि नहीं आ गया। इसमें जो 1 था, आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए, अरे बोलो, नहीं समझ में आ रहा है, बोलो यार। पहली बात तो ये 1 1 नहीं है, अरे बोलो बोलो, समझ में नहीं आया, ये 1 1 नहीं है ना, बोलते क्यों नहीं है आप, बता तो दीजिए 1 1 नहीं है, क्यों नहीं है। आपको रीजन मैंने दिया था, दो एक जैसे एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज एक जगह पे जाके बन रही है, इसका भी पेयर, इन दोनों का पेयर एक ही जगह बन रहा है, 1 1 नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं, इनके लिए यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ना 1 1 है और ना ऑन टू है। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए। और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसका जो और वाला पार्ट है, दूसरा वाला, इसमें लिखा हुआ है ये, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2 होता है। ये दोनों वैल्यू जब एक जैसी होती हैं तब π/2 होता है, तो पक्का π/2 है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू एक जैसी होंगी, तो x इक्वल टू 1/5 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो आपको आता है, कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस kx अपॉन x साइन x इज इक्वल टू कितना, f0 का मतलब 1/2। आ गया कि नहीं आ गया बताइए। अब इसको सॉल्व कर लेना, कैसे करोगे बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा है, इसे थीटा मान लो, ये 1 माइनस कॉस थीटा है। 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, है ना। और नीचे क्या है बताइए, x, और ये क्या है साइन x इज इक्वल टू कितना है 1/2। अब इसको ए स्क्वायर की फॉर्म में करते जाइए आप, नहीं आया समझ में, एक्स स्क्वायर का डिवाइड मल्टीप्लाई, साइन का डिवाइड मल्टीप्लाई, नहीं आया समझ में, है ना। इस टाइप से करते जाना, सॉल्व करते जाना, और इस टाइप से करते करते आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको आंसर दे रहा हूँ इसका, k इज इक्वल टू कितना बोलो बच्चों, +-1, क्योंकि आपको इसमें एक जैसी चीज़ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो k स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, तो k इज इक्वल टू +-1 आएगा।
आगे आगे नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, 23 वाले क्वेश्चन की तरफ। 23 वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना था इसमें। एक फॉर्मूला क्या था बताइए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए, 3। वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है बच्चों। आगे वाला क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तो एक फॉर्मूला याद रखिए बस, cos थीटा इक्वल टू कितना था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। आगे आगे नहीं आगे बताइए, सॉल्व करते जाइए। आपका इसमें cos थीटा की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का 1/3। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस का 1/3। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ मैं इसको, वो इसलिए कि बच्चे इसमें प्लेन का नाम सुन के छोड़ देंगे, इसको समझ में नहीं आएगा कि क्या चक्कर है। प्लेन, प्लेन का मतलब एक फ्लैट सरफेस है ना। पूरा चैप्टर तो आपका सिलेबस में नहीं था, लेकिन छोटा सा कंसेप्ट इसमें आया है, तो वो आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस कट्स द एक्स वाई प्लेन। आपको छोटी क्लास में क्वेश्चन पूछता था मैं आपसे, 10th में 9th में, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y = 6। बताइए ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटती है, तो बहुत ईजी बात है, एक्स एक्सिस को जहाँ पे काटती है वहाँ पे y 0 होगा, y = 0 लिख के x की वैल्यू निकाल लो। आगे नहीं आ गया, बिल्कुल सेम इसी टाइप से है। इसने बोला है कि एक्स वाई प्लेन को कट कर रही है, तो पक्का एक्स वाई प्लेन जहां पर होता है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स वाई प्लेन पर कौन 0 होता है, जेड एक्स प्लेन पर वाई 0। नहीं समझ में आया, एक्स जेड प्लेन पर वाई 0, समझ में नहीं आया, अरे बोलो। और जेड वाई प्लेन पर एक्स 0 होगा, जेड वाई प्लेन पर एक्स 0 होगा। तो उसी टाइप से सबसे पहले आप इसके ऊपर जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो किसी जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे तो 1 मिनट के लिए इसे लैम्डा मान लेंगे। सबको याद है कि नहीं याद है, x + 3/3 y - 1/-1 माइनस का 5/-का z - 5/-5। इसको हमने क्या मान लिया 1 मिनट के लिए, लैम्डा मान लिया। तो किसी पॉइंट P के जनरल कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, 3λ - 3 माइनस का लैम्डा प्लस का 1, यही तो निकलेगा बच्चों। और क्या निकलेगा बताइए, माइनस का 5λ और प्लस का 5। आपको अच्छे से पता है ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये z कोऑर्डिनेट है, लेकिन इसने क्या बोला है, एक्स वाई प्लेन बोला है। एक्स वाई प्लेन पर z कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि माइनस का 5λ प्लस 5 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा = 1 आ जाएगा। लैम्डा = 1 पुट कर देंगे, आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। बोलो यार, लैम्डा = 1 पुट कर देंगे, आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। नहीं आया समझ में, लैम्डा = 1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना जरा क्या आएंगे। 1 पुट करने से 0 हो जाएगा, 1 पुट करने से जी भी 0 हो जाएगा, 1 पुट कर दूंगा ये भी 0 हो जाएगा। कितना बढ़िया आंसर आया, 0 0 0। आगे कि नहीं आ गया, है ना। एग्जाम में जब ऐसा आंसर आएगा ना, दिमाग में दर्द और हो जाएगा। इसके बाद एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, डेरिवेटिव है ना, क्वेश्चन नंबर 25। डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान होगा। ये क्वेश्चन हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जब डेरिवेशन करना सीखा था, डिफरेंशिएशन, तब ये क्वेश्चन हमने किए थे। कुछ नहीं करना, आपको इसमें एक्स के प्लेट पर cos 2 थीटा लिखना है। क्या लिखना है, cos 2 थीटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, cos इनवर्स एक्स। तो थीटा की कितनी हो गई, 1/2 cos इनवर्स एक्स। आगे आगे नहीं आगे बताइए, तो बता दीजिए जरा, एक्स ये वाई कितना हुआ, साइन इनवर्स अंडर के अंदर 1 + cos 2 थीटा प्लस अंडर के अंदर 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। यही तो हो गया बच्चों। तो ये कितना हो गया, साइन इनवर्स 1 - cos 2 थीटा 1 + cos 2 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अंडर√2 cos स्क्वायर थीटा मतलब cos थीटा प्लस का अंडर√2 और ये साइन थीटा बन जाएगा, और नीचे कितना होगा, 2 होगा। तो y = इसमें से √2 को कॉमन लेके काट दो, √2 को कॉमन लेके काट देंगे तो अंदर कितना बचेगा बताइए, अंदर बचेगा कितना, 1/2 मतलब cos थीटा
प्लस साइन थीटा अपॉन √2 बचेगा, क्योंकि ऊपर भी तो √2 था, कॉमन ले काटेंगे तो नीचे √2 बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, साइन इनवर्स साइन π/4 कॉस थीटा, अलग अलग कर दिया मैंने, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है ना, प्लस कॉस π/4 और ये साइन थीटा। देखो सॉल्व करके यही स्टेप आ रहा है ना वापस, तो ये हो जाएगा y = साइन इनवर्स, ये कितना हो गया, साइन π/4 प्लस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल π/4 प्लस थीटा बचेगा। थीटा के प्लेस पर आप ये लिख दो, क्या लिखेंगे बोलो, 1/2 और कॉस इनवर्स x। अब डेरिवेटिव कर लेना इसका। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन सी। सेक्शन सी पर आइए, सेक्शन सी पर आइए, सब सेक्शन सी पर आ जाइए फटाफट से। तो सेक्शन सी था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे सारे बच्चे इसको। अबे सारे बच्चों को समझ में सेक्शन सी समझ में आता जा रहा है बच्चों, सबको आता जा रहा है, बोल दीजिए बोल दीजिए बोल दीजिए। सेक्शन सी हमारा स्टार्ट हो रहा है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है 3 नंबर के क्वेश्चन है सारे। इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्काउट्स इन अ कैंप 30 आर वेल ट्रेंड इन फर्स्ट एड टेक्निक, और जो रिमेनिंग है वो वेल ट्रेंड है इन हॉस्पिटैलिटी बट नॉट इन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड वाले नहीं है ये केवल हॉस्पिटैलिटी वाले। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड वाले, तो फर्स्ट एड वाले कितने हैं 30, और दूसरे वाले जो हॉस्पिटैलिटी वाले थे वो 20 हैं, और टोटल कितने हैं, टोटल 50 लोग हैं। आ गया कि नहीं आ गया बताइए, टोटल 50 लोग हैं, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो टू स्काउट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड स्काउट्स हु आर वेल ट्रेन्ड इन द फर्स्ट एड। तो आपको 2 स्काउट सिलेक्ट करने हैं और फर्स्ट एड में वो ट्रेंड हों, इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। तो जैसे हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं बताइए। तो जैसे हम क्वेश्चन करते थे कि हमने 3 कॉइन को टॉस किया, तो आप इसमें से नंबर ऑफ हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए। तो हो सकता है एक भी हेड ना है, या फिर एक हेड आए, या फिर 2 हेड आ जाए, या फिर हो सकता है तीनों ही कॉइन पर हेड आ जाए। तो ऐसे ही आपने 2 पर्सन्स को सिलेक्ट किया है, क्या चांसेस हैं कि वो दोनों के दोनों क्या हो, बताए उनके लिए क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसके लिए, फर्स्ट एड वाले के लिए। तो आपने 2 लोग जो सिलेक्ट किए, हो सकता है उनमें से एक ही ट्रेंड ना हो, या हो सकता है एक ट्रेंड हो, या हो सकता है दोनों ही ट्रेंड हो। आ गया कि नहीं आ गया। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कैसे करेंगे देखिए, ठीक है ना। लेट x इज द random variable which denotes the number of scouts well trained in first aid। आ गया कि नहीं आ गया। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हो सकता है एक भी वेल ट्रेंड ना हो, या एक वेल ट्रेंड हो, या फिर 2 वेल ट्रेंड हो। आ गया कि नहीं आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी एट x = 0। एक भी वेल ट्रेंड ना हो, यानी कि आपने 50 में से 2 स्काउट सेलेक्ट किए, उनमें से एक भी वेल ट्रेंड नहीं है, यानी कि वो दोनों हॉस्पिटलिटी वाले होंगे, फिर 20 में से 2 होंगे। आगे कि नहीं आगे, इसको सॉल्व करना है ना। दूसरा प्रोबेबिलिटी एट x = 1, यानी कि आपने 50 में से 2 लोग निकाले, उनमें से एक वेल ट्रेंड है, मतलब फर्स्ट एड में वेल ट्रेंड है, तो मतलब 30 में से एक, और बाकी एक उधर में से होगा। आ गया कि नहीं आ गया। p एट x = 2 निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे बताइए बच्चों। 50 में से 2 निकाले, क्या चांसेस हैं कि वो दोनों के दोनों 30 में से 2 हों। नहीं आया समझ में। अब इसकी वैल्यूज़ मैंने सॉल्व की थी आपके लिए। तो पहले वाले का आ रहा था 38/245, और दूसरे वाले का आ रहा था 120/245, बोल दो बच्चों, और लास्ट वाले का आ रहा था 87/245।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बना देंगे इसके लिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बना देंगे ना, नहीं बना पाएंगे? बना दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए x और यहाँ पर लिख दीजिए पी एक्स की वैल्यू 0, 1 या फिर 2। अगर 0 हुई तो 38/245, 1 हुई 120/245 और ये हुई तो 87/245। अगर ये वैल्यू इजी हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू हो गई, बहुत ज़्यादा बड़ी, जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर उसको C2 की फॉर्म में ही लगा छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एन अर्न कंटेन 5 वाइट एंड 8 ये वाइट गलत है, इसको हटा दीजिए, गलत लिखा हुआ है ना। 5 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स, 2 सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ 3 बॉल्स एट अ टाइम आर मेड सच दैट बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द सेकेंड ड्रॉ। मतलब फर्स्ट ड्रॉ में 3 बॉल निकालने के बाद जब हम सेकेंड ड्रॉ करेंगे तो उनको डाला नहीं है, नॉट रिप्लेस्ड, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ गिव्स 3 वाइट बॉल एंड सेकंड ड्रॉ गिव्स 3 ब्लैक बॉल्स। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टाइम दे रहा हूँ फटाफट से आपको, अच्छा क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन है और सारे के सारे लोग फटाफट से अपना टाइम लेके इसको सॉल्व करके बताइए मुझे, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। पक्का सारे बच्चों को आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। सारे बच्चों को आ रहा है ना, बोल तो दीजिए यार, है ना, सबको आ रहा है ना। तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है हमसे कि हमारे पास 5 तो वाइट बॉल हैं और 8 ब्लैक बॉल्स हैं, है ना। तो वाइट बॉल कितनी है? 5 और ब्लैक बॉल कितनी है? 8। टोटल कितनी हो गई? 13। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे लिख दो आप, लेट द इवेंट्स। अरे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी करते तो इवेंट भी माननी पड़ती थी ना। तो इवेंट ए मान लीजिए, इवेंट ए है आपकी ड्रॉइंग 3 वाइट बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ। 3 वाइट बॉल्स इन फर्स्ट ड्रॉ। बी का मतलब है ड्रॉइंग 3, दूसरे ड्रॉ में कौन सी कर रहा था बताइए? ब्लैक बॉल कर रहा था, दूसरे ड्रॉ में ब्लैक बॉल कर रहा था ना। ब्लैक बॉल्स इन द सेकेंड ड्रॉ। आ गया कि नहीं आ गया? तो आपसे इसने पूछा क्या है बताओ जरा मुझे? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी है इसने? पहली वाली इवेंट भी हो जाए और दूसरी इवेंट भी हो जाए। पहले वाले में 3 ब्लैक भी आ जाएं, दूसरे वाले में, पहले वाले में 3 वाइट भी आ जाएं, दूसरे वाले में 3 ब्लैक भी आ जाएं। तो पी ए इंटरसेक्शन पी को कैसे निकालते हैं? पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बी अपॉन ए, यही तो हो गया। इसको इक्वेशन 1 डाल के आप यहाँ पर छोड़ दो। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? सबको आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अब हमें पी ए की और पी बी अपॉन ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पी ए की और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी ना। तो निकालो, पहले पी ए निकालो। पी ए कैसे निकालेंगे बताइए? पी ए का मतलब है फर्स्ट ड्रॉ में 3 वाइट बॉल निकालो। टोटल बॉल मेरे पास 13 हैं, वाइट बॉल 5 हैं, तो यानी कि 13 में से 3 निकाली, क्या चांसेस हैं कि वो 5 में से 3 हों? बात समझ में आएगी नहीं आगे बताइए? इसको सॉल्व करिए आप। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5/143। आपके लिए ये वीडियो छोटा करना है मुझे, है ना, वीडियो छोटा करना है। तो इसका मतलब ये मुझे खुद सॉल्व करने पड़ रहे हैं पहले से, जिससे कि मैं आपके लिए आंसर लिख सकूँ। नहीं तो सॉल्व ही करता रहूँगा बैठे बैठे तो 6 घंटे में खत्म होगी वीडियो। पता चला बोर्ड का पेपर करते करते वीडियो देख रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। पी, अब क्या निकालना है हमको? ये वाली वैल्यू निकालनी है, पी बी अपॉन ए वाली। पी बी अपॉन ए, बी अपॉन ए का मतलब ए वाली इवेंट हो चुकी है, अब बी वाली की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी कि फर्स्ट वाले ड्रॉ में आपने 3 वाइट बॉल निकाल के एक तरफ रख दी हैं, अब बाकी जो बची कुछ हैं उनमें से 3 ब्लैक बॉल निकालनी है। कॉमन सेंस की बात है, इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट था, यानी कि आपने जो बॉल निकालनी थी वापस तो उसमें डालेंगे नहीं। तो इसका मतलब आपके पास केवल 10 बॉल्स रह गई होंगी ना। 3 वाइट बॉल तो आपने निकाल दी, 10 बॉल्स रह गई हैं। 10 बॉल्स में से 3 बॉल्स निकाली, क्या चांसेस है कि वो ब्लैक हो? ब्लैक का मतलब 8C3, क्योंकि 8 ब्लैक बॉल तो पूरी कंप्लीट होंगी। हमारे पास ब्लैक बॉल तो हमने निकाली ही नहीं थी। नहीं आया समझ में? इसको सॉल्व करेंगे तो 7/15 आएगा। कितना आएगा बोलो बच्चों?
7/15। अब इन सबको उठा के फर्स्ट में डाल दो, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी निकलेगी, पी ए और पी बी अपॉन ए। सॉल्व करते जाइए। तो पी ए कितना था 5/143 और 7/15 से 3 बार काट दो, काट पीट लेना अपने आप, जो भी काट पीट के आंसर आएगा दैट इज 7/429। दिस इज द आंसर। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, है ना। नेक्स्ट आपके लिए एक कंडीशन आती है, ये वाला क्वेश्चन करना है इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो करिए बस, इसे आई मान लीजिए, ये आई है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अपर लिमिट माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगाना, अपर लिमिट माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 0 to पाई ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स वो साइन एक्स ही होता है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, है ना। और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, लेकिन स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर करेंगे माइनस कॉस थीटा तो वापस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया। अब ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। आ गया कि नहीं आ गया आपको समझ में। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करिए तो आई और आई कितना हो गया बताइए बच्चों, 2i हो गया। और जब ऐड करेंगे तो लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से लेके पाई, ऐड करिए, एलसीएम लेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बोल दो। तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स साइन एक्स, और इसमें से कितना बचेगा, ब्रैकेट खोल देना, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, यही तो आ जाएगा, और डी एक्स आ जाएगा। तो एक्स साइन एक्स से तो एक्स साइन एक्स कट जाएगा। आई की वैल्यू जब निकालेंगे, ये पाई है ना, इस पाई को बाहर निकाल दो तो पाई अपॉन 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, ऊपर क्या बचेगा साइन एक्स, और नीचे कितना बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, बहुत ईजी हो गया कि नहीं हो गया। पुट कर दीजिए कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, नहीं आया समझ में, अरे बोलो कॉस एक्स को क्या मान लेंगे इसमें, टी, तो साइन एक्स डी एक्स पूरा डी टी हो जाएगा। सॉल्व करते जाना यहाँ से आगे, ठीक है ना। अब बारी आती है इसके आगे, आंसर बताओ गया, सॉल्व किया था मैंने इसको, इसको सॉल्व किया था, तो आंसर बताऊँ क्या आपको, कॉपी में हो रहा है यार जी क्वेश्चन, कॉपी का क्वेश्चन है, पाई स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, कॉपी का क्वेश्चन है जी, कॉपी क्वेश्चन खोल के देखना हो रहा है उसमें। आ गया कि नहीं आ गया बताइए, नहीं आया समझ में। अब बारी आती है आपके पास इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन कौन सा बताइए, क्वेश्चन कौन सा बताइए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक मॉडुलस के अंदर एक्स स्क्वायर और हमारा बच्चों, तो कितनी लिमिट दे रखी थी वो लिमिट लिख दीजिए इसकी, क्या लिमिट थी, एक्स स्क्वायर 1 से लेके 3 तक एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मॉडुलस। तो सबसे पहले मैंने आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना सिखाया था, याद है कि नहीं याद है आपको बताइए, याद है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, एक्स को कॉमन लो, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 2, माइनस इन्फानाइट प्लस का इन्फानाइट, ये 0 और ये 2, नंबर लाइन के कितने टुकड़े हो गए, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा, है ना। हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। तो हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, 1 से लेके 3 तक, तो 1 से लेके 3 तक करना है। तो 1 तो यहाँ पर होता है और 3 यहाँ पर होता है, ऐसे तो आएगा, 1 यहाँ पर होता है और 3 यहाँ पर होता है, तो मतलब इतना पार्ट माइनस का आएगा और इतना पार्ट प्लस का आएगा। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक, तो ये माइनस का होगा, और फिर 2 से लेके 3 तक ये प्लस का होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इंटीग्रेशन करके इसका आंसर आ जाएगा आपका। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, इसको सॉल्व कर लेंगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आंसर आपको पता है, बता दूँ मैं कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आंसर आ रहा है बोलिए बच्चों, 2 आएगा।
बढ़ते हैं आगे की तरफ। दिस इज़ द, अरे ये तो ऐसा लग रहा है किसी ने प्लेट पर रसगुल्ले हमारे लिए परोस दिए हैं, है ना। सबको आता है ये वाला इंटीग्रेशन, कुछ नहीं करना यार। इसमें से सबसे पहले 1/9 को कॉमन लेंगे, dx होगा x², 6/9x और 10/9। वही x का कोफिशिएंट हाफ करिए और होल स्क्वायर करिए। x का कोफिशिएंट ये था, इसको हाफ करिए और होल स्क्वायर करिए। इससे इसको 3 टाइम्स काटिए, इससे इसको 3 टाइम्स काटिए। नहीं समझ में आया तो कितना हो गया 1/3, 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9। एक प्लस करिए और एक माइनस करिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक प्लस करेंगे और एक माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/9 dx x², 6/9x 10/9। एक प्लस का 1/9, एक प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो देख लीजिए फटाफट से क्या जनरल सॉल्यूशन होगा इसका। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसमें से पहले dy बाई dx की वैल्यू निकालिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x dy इज इक्वल टू y प्लस 2x², 2x² dx, यही तो हो गया। तो dy बाई dx कितना निकला, dy बाई dx कितना निकलेगा, y प्लस 2x²/x। सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू कितना हुआ, y/x और प्लस का 2x, ये तो हो गया। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy/dx प्लस py इक्वल टू q वाली, तो dy/dx माइनस का 1/xy इज इक्वल टू 2x। dy/dx फॉर्म क्या थी इसकी, किस फॉर्म में है ये बताइए, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी वाई इज इक्वल टू क्यू। आ गया कि नहीं आ गया। p की वैल्यू कितनी है -1/x, q की वैल्यू 2x। आपको इसके आगे सॉल्व करना आता है, इंटीग्रेशन का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करते जाइए, है ना। और एक ये था हमारे पास ये वाला, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो और वाला पार्ट है इसका चॉइस वाला। तो जो चॉइस वाला पार्ट है उसमें हम लिख देंगे dy/dx इज इक्वल टू कितना 1 - x, और इसमें से y को कॉमन ले लो। y को कॉमन ले लेंगे तो ये भी 1 - x बचेगा, है ना। और 1 - x को कॉमन ले लेंगे तो 1 + y बचेगा। कुछ नहीं करना, केवल वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, क्या करेंगे बताइए, dy/1 + y, और ये हो जाएगा 1 - x और dx। सॉल्व कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ से आ गया कि नहीं आ गया बताइए। आगे आ जाइए। ये कहता है सॉल्व द फॉलोइंग LPP। ये तो आपको आता होगा यार, ये तो आता होगा, आता है कि नहीं आता है। इनका और इनका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे और इसको उठा के डाल देंगे। ये तो आपको आता है, नहीं आता है तो बता दीजिए मुझे। चलिए करता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों, अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा दिल कह रहा है इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप इसे, ये लीनियर इन इक्वेशन है ना, आप इसे इक्वेशन मान लीजिए। क्या मान लीजिए इसको, इक्वेशन। तो पहली बात तो जी x + 2y इज इक्वल टू 100 जब बनेगा तो इसके लिए जो टेबल बनेगी वो कैसे बनेगी, ऐसे करके थोड़ी बड़ी बना दूँ, है ना, ऐसे करके ये x और ये y। अगर मैं x को 0 लिख दूंगा, x को 0 लिख दूंगा तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी 50, और अगर मैं y को 0 लिख दूंगा तो x कितना निकलेगा 100। ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। अब दूसरी वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली, x - 2y इज इक्वल टू 0 है। इसकी टेबल बना दो भाई, इसकी टेबल कैसे बनेगी, ये x और ये y। अगर मैं x को 0 लिख दूंगा तो y 0 हो जाएगा, है ना। और कोई भी दूसरा पॉइंट ले लो, कोई भी दूसरा, है ना। अगर मैं y को 10 लिख दूँ
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, y को 10 लिखते हैं तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी ना। और एक लाइन और ले लो लास्ट वाली, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। अगर मैं x को 0 लिख दूँ, x को 0 लिख दूंगा तो y 200 आएगा, और अगर मैं y को 0 लिख दूंगा तो x 100 आएगा। x कमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है x और y दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक है ना। कौन से क्वाड्रेंट में होंगे बच्चों, कौन से क्वाड्रेंट में होंगे बोलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। अब जरा मुझे इसका ग्राफ बना के दिखा दीजिए आप, है ना। ग्राफ मैं बना रहा हूँ, देखिए। ठीक है, तो 0 20 20 का गैप ले लो, 40 60 80 100 और ये 120, ठीक है। ऊपर भी अब 20 का गैप ले लो, 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 और 220। देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। ये बन गया। पॉइंट प्लॉट करना था। पहला वाला क्या था 0,50, x पर 0 y पे 50, x पर 0 y पे 50, ये ऐसे करीब यहाँ से जाएगा। और दूसरा था x पर 100 y पर 0, ये यहाँ पर जाएगा। तो ये लाइन बनेगी ऐसे करके, एक मिनट, लाइन तो सीधी बननी चाहिए, ठीक है। ये बन गई। अब इसका शेड कौन सा वाला पार्ट होगा बताइए जरा। लेस देन का साइन लग रहा था, क्या क्या लग रहा था, ग्रेटर देन का लग रहा है। अगर मैं x को 0 y को 0 मान लूँ तो 0 बड़ा होता है 100 से, गलत बात, 0 की तरफ नहीं जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसकी बात करिए दूसरा वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट क्या था बताइए, दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला था x पर 0 y पर 0, एक तो ये हो गया, x पर 10 y पर 20, x पर 10 y पर 20, x पर 10 y पर 20, ये करीब ऐसे होगा, ये बीच में से निकलेगा, ठीक है बच्चों, बीच में से निकलेगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा ये, ठीक है, ऐसे जाएगा। समझ में आ गया। अब कौन सा पार्ट शीट करना है, देखिए जरा। x को 0 लिखेंगे, y को 0 लिखेंगे, तो 0 छोटा होता है 0 से, यानी कि समझ में नहीं आ रहा सर, 0 छोटा होता है 0 से, ऐसे कैसे, 0 0 से छोटा कहाँ होता है, नहीं आया समझ में, अरे बोलो। तो अगर आपको 0 0 से बाई चांस समझ में नहीं आए तो आप कोई दूसरा पॉइंट रख के देख लिया करिए। मैंने जी वाला पॉइंट रख के देखा 120,0, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे रखा है ना, वाई एक्सिस पे रखा है तो 120,0 ही तो होगा। यहाँ पे x पे 0 y पे 120 रखो, x पे 0 y पे 120 रखो, तो नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव छोटा होता है 0 से, यस, ये इस वाले पॉइंट की तरफ ही शेड होगा। आ गया कि नहीं आ गया। अब नेक्स्ट है x प्लस 2y इजिकल टू 200 वाली, तो x पर 0 y पर 200, एक तो ये बनेगा, x पर 0 y पे 100, एक ये बनेगा, यही वाला पॉइंट वापस आ जाएगा, है ना। अब इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ऐसे करके लाइन बनेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इस लाइन का कौन सा पार्ट हमें करना है, कौन सा शेड करना है, देख लीजिए ज़रा। x प्लस 2y लेस देन 0 है, x को 0 y को 0 मान लेंगे, तो 0 छोटा होता है 200 से, बिल्कुल सही जवाब। तो इसके 0 0 की तरफ वाला, यानी कि नीचे की तरफ वाला, तो इसका मतलब ये वाला फेसिबल रीजन हुआ हमारा, दिस इज द फेसिबल रीजन, दिस इज द फेसिबल रीजन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको इसके कॉर्नर के पॉइंट निकालने पड़ेंगे, एक तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, एक ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, और ये वाला तो आपके पास है ही है, ये वाला आपके पास है ही है ना। फिर आप इन सारे कॉर्नर पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो पूछे वो निकाल लेना। ओके, बता दूं क्या आंसर इसका,
आंसर मैंने निकाला था z इज मैक्सिमम, ये निकलेगा z इज मैक्सिमम एट 0,200 आ गया, 0,200 और इसकी जो वैल्यू निकलेगी z की वो 400 निकलेगी। सॉल्व कर लेना है इसको। 31 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, 31 वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये तो आपको वैसे ही आता होगा अपने आप ही शक्ल देख के। देखिए क्या करेंगे इसके साथ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ई रेज पर एक्स को लिखा रहने दो, 1 माइनस साइन थीटा यानी कि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब एक्स बाई 2, और नीचे कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये डी एक्स। तो ज़रा सेपरेट करना, ई रेज पावर एक्स, इनको अलग अलग करो तो 1 के नीचे लिख देंगे तो 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, इसके नीचे लिखेंगे तो 2 कट जाएगा, साइन की एक पावर कट जाएगी, कॉट एक्स बाई 2 बचेगा, कॉट एक्स बाई 2 और ये डी एक्स। नहीं है समझ में आया बताइए, ये एफ एक्स है और ये इसका एफ डैश एक्स है। नहीं आया समझ में, सॉल्व कर लेना आगे, आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ई की पावर एक्स कॉट एक्स आएगा, अरे बोलो ई की पावर एक्स एफ एक्स। नहीं आया समझ में, अरे बोलो। तो ये कटेगा तो माइनस का कॉट एक्स बचेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन माइनस में आता है ना, कॉट का माइनस में आता है तो ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, साइन उल्टे हो जाएंगे, साइन उल्टे हो जाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ई की पावर एक्स एफ एक्स कितना है माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स और ये प्लस सी। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, डी सेक्शन, दैट इज 5 मार्क्स ईच। तो देखिए मैं बताता जा रहा हूँ आपको, सारे क्वेश्चन आते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाली फॉर्म बनेगी ना, ये वाली फॉर्म बनेगी ना, है ना। और x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू एक लाइन होती है जो y एक्सिस के पैरेलल होती है, यानी कि ये x इक्वल टू 2। आपको इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो इस पूरे पार्ट का निकालना है, तो यहाँ पर एक स्ट्रिप बना लेना और उसका डबल कर लेना, और लिमिट तो x इक्वल टू 2 लगी जाएगी। तो आपका जो आंसर आएगा, एरिया जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, पहले तो ट्वाइस करना पड़ेगा, है ना, ऊपर का नीचे का, और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कितना, 0 से लेके 2 तक y डी एक्स, वाई का मतलब √8x और ये dx। सॉल्व कर लेना इसको बस। नहीं आया समझ में, इसको आप सॉल्व कर लेंगे बस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, अरे बोलो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 32/3। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से आंसर निकाल लिया, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन तो आपको आती है, मेथड सीखना था बस। ठीक है ना। शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों लाइनों के बीच में। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड द लाइन दिस। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। सबको पता है कि नहीं पता है, सबको बोल दिया करो यार, आता है कि नहीं आता है। इफ लाइन्स इंटरसेक्ट फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब अगर आपका शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ गया तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो करिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना भी आपको आता था, है ना, दोनों चीजें सिखा दी थी मैंने। अब ये वाला देखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस। तो मान लीजिए दिस इज लाइन नंबर 1 और दिस इज लाइन नंबर 2। आ गया कि नहीं आ गया। एक लाइन जो इस वाले पॉइंट से पास हो रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, यही तो होगी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेकिन ये जो लाइन है ये तो फर्स्ट वाली पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू किस पे, L1 पे। चेक कर लीजिए बस, x y z के कोफिशिएंट +1 है कि नहीं, दोनों में +1 है, आपको कुछ नहीं करना। तो क्या लिखेंगे, 3a माइनस 16b प्लस 7c इज इक्वल टू 0। ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L2 पर भी परपेंडिकुलर है, तो यानी कि 3a प्लस का 8b माइनस का 5c इज इक्वल टू 0। दोनों आगे कि नहीं आगे बता दीजिए, दोनों आगे कि नहीं आ गए। अब आप क्या करेंगे बता दीजिए, इन दोनों को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है, मैंने सिखा दिया था, सबको आता है कि नहीं आता है। ABC की वैल्यू निकालेंगे और ABC की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
ये दोनों क्वेश्चन कितने ईजी हैं बताइए, कितने ईजी हैं, बोलिए है कि नहीं है? बिल्कुल डिटो छपा हुआ क्वेश्चन कॉपी का है कि नहीं है? अरे बोलो, नहीं आया समझ में? नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव करना है। उससे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए 34 वाला, n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड r इज द रिलेशन ऑन n क्रॉस n। n क्रॉस n के ऊपर हमने एक ऑर्डर पेयर का सेट बनाया, रिलेशन बनाया, इस तरह से बनाया कि a कॉमा बी का रिलेशन c कॉमा डी से बन जाएगा अगर ए डी इज इक्वल टू बी सी होता हो। फर्स्ट का फोर्थ का प्रोडक्ट सेकंड के और थर्ड के बराबर होता हो। आगे कि नहीं आगे बताइए, ऐसा होगा तो रिलेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है, मतलब प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। बोलो यार कौन सा होगा बताइए, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन करते हैं तो पहले दो ऑर्डर पेयर एक जैसे लेते हैं ना। मान लीजिए पहला वाला ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी है, तो दूसरा वाला भी ए कॉमा बी है। तो चेक करके देखो, फर्स्ट का और फोर्थ का प्रोडक्ट ए बी, इधर सेकंड का और ये वाला सेकंड का और थर्ड का प्रोडक्ट ए बी। नेचुरल नंबर है ए बी, जब ये वो एक ही बात होती है, तो दोनों का प्रोडक्ट एक जैसा आ रहा है, ये रिफ्लेक्सिव है। आ गया कि नहीं आ गया? अब सिमेट्रिक चेक करिए, सिमेट्रिक कैसे चलिए सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं? सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें दो ऑर्डर पेयर लेने पड़ते हैं। तो मान लीजिए लेट कर लीजिए ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो पक्का ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। नहीं आया समझ में? इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी। बताइए क्यों? क्योंकि इनका जब मल्टीप्लाई करूंगा तो सी भी आएगा और इज इक्वल टू डी ए आएगा। तो ये दोनों बात एक ही है ना, यानी कि जब जे वाली बात सही है तो पक्का जे वाली बात भी सही होगी, यानी कि जब जे वाला रिलेशन बन रहा तो जे वाला भी बनेगा, तो यानी कि ये सिमेट्रिक कहलाएगा। आगे आगे नहीं आगे बताइए। अब ट्रांजिटिव देखिए, नहीं आया समझ में? अब क्या देखेंगे बोलिए बच्चों? ट्रांजिटिव देखेंगे। तो ट्रांजिटिव कैसे देखेंगे? मान लीजिए ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से, तो इसका मतलब फर्स्ट का और फोर्थ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू बी सी। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और मान लीजिए कि सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, तो सी एफ इज इक्वल टू डी ई। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? अरे बोलो, नहीं आया समझ में? तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो जरा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी सी एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू डी ई। कौन कौन कट गया? एक तो सी कट गया है ना, और एक डी कट गया, यानी कि ए एफ इज इक्वल टू बी ई हो गया। तो चेक करना जरा, ए बी का रिलेशन ई एफ से बन रहा है क्या? ए एफ इज इक्वल टू बी ई बन गया कि नहीं बन गया? ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि ये ट्रांजिटिव हो गया। और ट्रांजिटिव हो गया तो पक्का इक्विवेलेंस कहलाएगा। नहीं आया समझ में? कौन सा रिलेशन कहलाएगा बताइए? इक्विवेलेंस। अच्छा, इक्विवेलेंस के बाद एक और था, ये तो आपको आता है, अभी कुछ दिन पहले भी कराया था, अदिति ने पूछा था तो बोर्ड पर मैंने कराया था और ये एग्जाम्पल भी दिए थे, और ये पक्का कॉपी में भी हो रहा है, पक्का सबको आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। 35 वाले क्वेश्चन पे आते हैं सारे बच्चे। 35 वाला क्वेश्चन है, 35 वाला क्वेश्चन है, 35 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? आपको पहले तो बी ए का मल्टीप्लाई करना है और वो 6i के बराबर है कि नहीं है तो चेक करना है। तो आप बी ए का मल्टीप्लाई कर लो, बी ए, बी का मतलब क्या बताइए बच्चों? 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 और 5, इसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 1 -1 0 2 3 4 0 1 और ये 2, इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करना आपको आता है कि नहीं आता है? इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना? 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो इससे 6 को कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 बचेंगे, यानी कि 6i बचेगा, यानी कि दिस रिजल्ट इज वेरीफाइड। नहीं आया समझ में? अरे बोलो यार, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? पक्का समझ में आ रहा है ना? तो अब यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू कितनी निकलेगी फिर? अगर हम चाहें, इसे क्या लिख दिया हमने, बी ए लिख दिया है ना, तो हम ए इनवर्स निकालेंगे तो 1/6 बी इज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 1/6 भी कर दो, बस ए इनवर्स आ गया। तो जो ए इनवर्स है उसकी वैल्यू निकलेगी 1/6 और बी का मतलब 2 2 -4
-4 2 -4 2 -1 और ये 5 है ना। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना। ये भी आ गया, ए इनवर्स निकाल दिया मैंने। अब कह रहा है कि इस इन इक्वेशंस को सॉल्व करिए। मैंने ए इनवर्स ही क्यों निकाला, बी इनवर्स क्यों नहीं निकाला, क्योंकि मुझे पता है उसने ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला है। इन इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 - 1 0, गलत निकाल दिया इसका मतलब, है ना। हमें ये वाला इनवर्स निकालना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसी का तो इनवर्स निकालते, गलत निकाल दिया ना। इसका इनवर्स निकालना, उल्टा हो गया। तो जो बी इनवर्स निकलेगा तो 1/6a निकलेगा। आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि बी इनवर्स चाहिए ना, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 0 2 3 4 ये वाली मैट्रिक्स तो बनेगी, और 0 y मतलब 1 और 2 ये वाली बनेगी। तो हमें इसका इनवर्स चाहिए, तो इसका इनवर्स ऐसे निकलेगा। तो जो बी इनवर्स निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 1/6 a कौन था 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 और ये 5। आ गया कि नहीं आ गया बताइए, आ गया सबको समझ में, अरे बोलो यार। तो अब आप ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करते जाओ, है ना। इन इक्वेशन को सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करना आपको आता है ना, सॉल्व करना आपको आता है ना। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको बताइए। ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे। ए का मतलब कितना, ये बन जाएगी, ए का मतलब ये वाली मैट्रिक्स कितना 1 -1 और 0 और 2 3 और 4 और 2 3 4 0 1 2 0 1 और ये 2 और ये कितना एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना, इक्वल टू क्या था 3 17 7। अब यहाँ से आगे सॉल्व कर पाएंगे तो आपको इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, वो डायरेक्ट वाली वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व करते जाना। आंसर बता दूँ, आंसर बता दूँ, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 4। सबसे इंटरेस्टिंग केस स्टडी वाला आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बताइए, केस स्टडी वाला। तो केस स्टडी वाला अब देखिए, पहला जो केस स्टडी है दैट इज ये। अच्छा लग रहा है आपको देख के, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, पहले ये बताओ। ये मैंने केस स्टडी आपको जब केस स्टडी क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में क्या दी थी, तो मैंने ही कराया था, कल ही कराया था, कल के वीडियो में ये वाला क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, याद है कि नहीं याद है। कल का वीडियो देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। कितनी अच्छी बात है, अगर भगवान करेंगे ना, पूजा करके जाएंगे या भगवान की अपने पेरेंट्स की, पैर छू के जाएंगे मम्मी पापा के, तो पक्का बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल रहे होंगे। एक सैम्पल पेपर मैं करवा रहा हूँ, इस सैम्पल पेपर में वही सेम केस स्टडी रिपीट हुआ है जो मैंने कल करवाया था। तो वो तो कल के वीडियो में आपके पास है ही, आप आराम से निकाल लेंगे इसका। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस के साथ वेरी इंपॉर्टेंट और लिखिए इसके ऊपर भाई, वेरी इंपॉर्टेंट और लिख दीजिए। इसका वीडियो भी कल देख सकते हैं, कल मैंने इसका आंसर लिखवा दिया था। अब बारी आती है केस स्टडी नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 38। देखते हैं इसको, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये है हमारे पास, इसमें लिखा है इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉइज विनय सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ सर्टेन फॉर्म। विनय प्रोसेस 50% ऑफ द फॉर्म, विनय ने 50% फॉर्म को प्रोसेस किया, सोनिया ने 20% और इकबाल ने 30% ऑफ द फॉर्म्स। विनय हैज़ एन एरर 0.06, सोनिया 0.04 एंड इकबाल 0.03। तो फाइंड द कंडीशन प्रॉपर्टी। देखिए इतनी सारी चीज़ें इसने पूछी हुई हैं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या समझ में आया, अरे भैया ये मशीन वाला क्वेश्चन है, मशीन ए और मशीन बी इतने परसेंट आर्टिकल प्रोड्यूस किया और इतने परसेंट डिफेक्टिव बना। एरर का मतलब डिफेक्टिव बोल्ट वाले क्वेश्चन किए थे, नहीं किए थे नट और बोल्ट वाले, वही क्वेश्चन है, इसने शकल चेंज कर दी है उसकी, सेम क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया, मम्मी को इतना मेकअप कर दिया कि हम अपनी खुद की मम्मी को नहीं पहचान पा रहे, हमारी मम्मी है कि पड़ोसी की है भाई। इतना डार्क मेकअप मत करिए भाई। आ गया कि नहीं आ गया सबको समझ में। मशीन वाला क्वेश्चन है कि नहीं पहले ये बताओ यार मुझे, सारे के सारे लोग, मशीन वाला क्वेश्चन है कि नहीं पहले ये बता दो पक्का। मशीन वाला क्वेश्चन है ना,
तो चलिए वही करते हैं। तो लेट द इवेंट्स आर कौन कौन सी, E1 E2 E3 मानते हैं वो मान लो, या फिर नाम के हिसाब से मान लो, क्योंकि नाम के हिसाब से मानेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा कि हम कौन से वाले इंसान के, क्योंकि इसमें 3 लोग दे रखे हैं, विनय, सोनिया और इकबाल। तो वी ऐसे करके मान लो, है ना। वी वाली इवेंट का मतलब क्या मान लो, वी वाली इवेंट का मतलब मान लें विनय प्रोसेसेस फॉर्म, है ना। और इसके आगे वी एक और कौन था बताइए, सोनिया थी, यानी कि एस प्रोसेस फॉर्म, और एक इकबाल था, इकबाल प्रोसेस फॉर्म। आ गया कि नहीं आ गया बताइए, नहीं आया समझ में। और ई का मतलब मान लीजिए, ई का मतलब मान लीजिए एरर वाली कंडीशन, एरर अगर्स, नहीं आया समझ में। ई का मतलब क्या, एरर रेट, एरर रेट आ गया कि नहीं आ गया, एरर रेट है। तो अब मुझे कौन बताएगा पीवी कितना था, जैसे PE1 निकालते थे ना, PE1 PE2 निकालते थे, ऐसे PV कितना निकलेगा बताइए। ये 50% था, 50%, यानी कि 1/2 लिख सकते हैं इसको। PE2 जैसे हम मानते थे तो हमने PS मान लिया। PS सोनिया का कितना था बताइए, ऊपर दिया हुआ है यार, 50%, 20% और 30%। 20%, 20% का मतलब 20/100 तो 1/5 हो जाएगा, है ना। अब P इकबाल का निकालो, नहीं आया समझ में। इकबाल का कितना था बताइए, 30%। तो 30% का मतलब 30/100, तो 3/10। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए, 3/10 आ गया ना। अब आएगी आपकी एरर हुई है, एरर रेट, नहीं समझ में आया। अब अगर ये विनय ने बनाया है तो कितना एरर होगा, कितना होगा बताइए, 0.06। अगर ये सोनिया ने बनाया है तो कितना एरर होगा, सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, मैं अपने आप नहीं लिख रहा, 0.04। और अगर ये इकबाल साहब ने बनाया है तो कितना एरर होगा, ये भी क्वेश्चन में दे रखा था, कितना दे रखा था बताइए, 0.03। बोल दो बच्चों 0.03। आ गया कि नहीं आ गया बताइए, ठीक है ना, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब फर्स्ट पार्ट पर आ जाइए। फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, उसने क्या पूछी है आपसे, PE/S पूछी है, E/S क्या पूछिए बोलो, PE/S। तो E/S तो हमारे पास है 0.04, है ना। सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछी है उसने, सेकंड पार्ट में किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है, सेकंड पार्ट में उसने पूछी है हमसे, देखिए पहले क्या लिखा है सेकंड पार्ट, तभी तो कर पाएंगे। फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी सोनिया प्रोसेस्ड द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। सोनिया ने बनाया भी है और गलती भी करी है, तो पहले सोनिया से बनवाओ और फिर उससे गलत करवाओ। तो सोनिया से बनाने की और गलत करने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी बताइए। तो पहले तो सोनिया बनाएगी फिर उसको गलत करेगी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी बताइए। पहले तो सोनिया बनाएगी और फिर सोनिया ने बनाया तो एरर होने के चांसेस कितने थे, नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। तो PS कितना था बताइए, PS तो हमने निकाला था अभी, PS कितना निकाला था, कहाँ है PS, ये रहा 1/5, और E/S कितना था 0.04, 0.04। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए, 0.04। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 2 पार्ट खत्म हो गए। अब बात आती है थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाला पार्ट, जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में बोला है मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू अ क्वालिटी चेक, क्वालिटी चेक करना चाहता है भाई ड्यूरिंग द inspection he selects a form at random the day out of the process forms। आ गया कि नहीं आ गया, if the form selected at random has an error
अगर उसमें रैंडमली, जैसे मशीन वाला क्वेश्चन नहीं होता था, कोई इंसान आया रैंडमली उसने एक बोल्ट उठा लिया, बोल्ट डिफेक्टेड है, क्या चांसेस है कि मशीन बी ने बनाया हो, उसी टाइप से, बिल्कुल उसी टाइप से उसने एक फॉर्म उठा लिया और हैज एन एरर, उसमें एरर थी, तो फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय। क्या चांसेस है कि विनय ने प्रोसेस नहीं किया हो, आगे नहीं आगे बताइए। प्रोसेस बाय विनय है, इसे प्रोसेस्ड बाय विनय, तो विनय के चांसेस आप निकालिए, और नॉट प्रोसेस बाय विनय करना है तो 1 माइनस कर दीजिए। अरे पीई प्लस पी नॉट ई 1 होता है ना, पीई प्लस पी नॉट ई 1 होता है कि नहीं होता है, तो विनय के चांसेस निकालिए, 1 में से माइनस कर दिए तो नॉट विनय के बचेंगे। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो मतलब एरर तो हुई है, हमें जो निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है हमें बताइए। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, एरर तो हुई है, क्या चांसेस है कि वो विनय से हुई हो, तो क्या लिखेंगे बोलिए, पी वी और पी ई अपॉन वी अपॉन सारे, सारे कौन कौन से थे लिख दो, पी वी पी ई अपॉन वी प्लस सोनिया थी पी ई अपॉन एस प्लस प्लस क्या था बताइए, प्लस पी इक्वल था और पी ई अपॉन इक्वल, आगे अगर नहीं आगे सारी वैल्यू पुट कर देंगे। आपका इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, दैट इज 30/47, दिस इज द आंसर। सारे बच्चों को आगे अगर नहीं आगे बताइए। और इसमें एक चॉइस वाला क्वेश्चन और था, और में दिया हुआ था, और वाला पार्ट था ना ये, वो भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। जो और वाला पार्ट था उसमें आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी किसकी, एस अपॉन ई की, अगर जे सोनिया ने बनाया हो तो। एक मिनट रुक जाइए, ये हमारा आंसर नहीं है फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, बताइए क्यों, क्योंकि उसने नॉट विनय की पूछी है ना, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पूछी है, देखिए इसने पूछा है नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी तो 1 माइनस 30/47 दैट इज 17/47 आंसर आएगा इसका फाइनल। आगे अगर नहीं आगे बताइए, 17/47। और इसका कितना आंसर आएगा, जो नेक्स्ट वाला पार्ट था और वाला पार्ट, और वाला पार्ट था इसका, टाइप करना भूल गया क्या, टाइप करना भूल गया मैं। नेक्स्ट वाला पार्ट था, उस पार्ट में इसने पूछा था हमसे कि किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी थी, इफ द फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज प्रोसेस्ड बाय सोनिया। एरर तो है, क्या चांसेस हैं कि वो सोनिया ने बनाया हो, तो यानी कि आपको ये चीज़ निकालनी है, ये आप अपने आप निकाल लेना। और इसका आंसर भी आपका मैं दे रहा हूँ 8/47, 8/47। आगे अगर नहीं आ गया, आगे अगर नहीं आ गया तो करते जाइए भाइयों, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट बोर्ड एग्जाम के लिए, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। इनको हमेशा याद रखिए, पूजा करते रहिए, बोले बाबा माँ की जय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए। हंसते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी रहिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, थोड़ा सा दिमाग को शांत रखिए। एग्ज़ाम में भी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आराम से जाना, रिलैक्स होकर जाना, क्वेश्चन आपको सारे आते हैं ये मुझे पता है, और शायद आपको भी पता है कि नहीं है, बोलिए। तो हैप्पी हैप्पी जाइए और हैप्पी हैप्पी पेपर करके आइए, और कल पक्का सारे लोग पेपर करने के बाद मेरे पास जरूर आएंगे एट कोचिंग 1:30 में आपका वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके बच्चों, ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।